देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमस्खलन हुआ है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि चोराबाड़ी ताल के ऊपर ये हिमस्खलन हुआ है। 5 मिनट तक उठता रहा बर्फ का गुबार। किसी भी प्रकार के नुकसान न होने की यहाँ पर जानकारी भी सामने आ रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमस्खलन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमस्खलन हुआ है। बड़ी जानकारी है, चोराबाड़ी ताल के ऊपर ये हिमस्खलन हुआ है। ये बड़ा हिमस्खलन माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 5 मिनट तक बर्फ का गुबार उठता रहा। हालांकि किसी भी प्रकार के यहाँ पर नुकसान होने की कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही हिमस्खलन हुआ है और ये बड़ा भीषण हिमस्खलन है। और आपको ये भी बता दें कि चोराबाड़ी ताल के ऊपर हिमस्खलन हुआ है और 5 मिनट तक, लगभग 5 मिनट तक बर्फ का गुबार उठता रहा। हालांकि किसी के भी हाथाहाथ होने की या फिर नुकसान होने की यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, बाबा केदारनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ा हिमस्खलन हुआ है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि 5 मिनट तक इसका जो गुबार है, बर्फ का जो गुबार है वो उठता रहा, लेकिन इस दौरान किसी के भी हाथाहाथ होने की, किसी के चोटिल होने की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी जानकारी है। केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ा हिमस्खलन हुआ है। केदारनाथ मंदिर में भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर ये हिमस्खलन ज्यादा भीषण होता या फिर अधिक मिनट तक ये इसका जो गुबार है वो उठता रहता, तो किसी भी बड़ा हादसा होने की आशंका यहाँ पर जताई भी जा रही थी। लेकिन हालांकि अभी कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है, ना ही किसी के चोटिल होने की, किसी के हाथाहाथ होने की इस दौरान कोई जानकारी सामने आई है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, देवभूमि में आज बदल सकता है मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 10 से 12 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। बड़ी जानकारी, आज मौसम बदल सकता है, मौसम करवट ले सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश होने के यहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं, संभावना है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 से 12 जून तक के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम हालांकि साफ रहेगा और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। 10 से 12 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 10 से 12 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और मैदानी क्षेत्रों में हालांकि मौसम साफ रहेगा। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना यानी कि आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, देवभूमि उत्तराखंड में आज मौसम करवट ले सकता है। और आपको ये भी बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना यानी कि आसार जताए जा रहे हैं। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आज मौसम साफ रहेगा और 10 से 12 जून तक के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात हम करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश यानी कि हल्की बूंदाबांदी होने की आसार और संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। देवभूमि में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब किसानों को पॉली हाउस योजना के अंतर्गत 80% का अनुदान उद्यान विभाग की तरफ से दिया जाएगा। बता दें कि आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए उद्यान विभाग में अधिकारी राजेश जसोला ने बताया
कि किसानों को फल का लाभ दिलाने के लिए 50% का अनुदान मिलेगा। यह लाभ किसानों को फल के बाग लगाने पर प्राप्त होगा। तो वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अभी पॉली हाउस योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 80% का अनुदान लाभ मिलेगा, जिसका आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह होगा। देखिए, वर्तमान में जो है फल पौध रोपण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो भी किसान बाग लगाना चाहते हैं 50% अनुदान पे वो बाग लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पे होगा। दूसरा, एक महत्वपूर्ण योजना विभाग में चल रही है इस समय, वर्ल्ड बैंक की सहायता से RIDF के नाम से योजना है, जिसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार हैं एवं सदस्य सचिव जो हैं हमारे मुख्य उद्यान अधिकारी हैं। इसके अंतर्गत जनपद में करीब 400 पॉली हाउस 500 वर्ग मीटर के और लगभग 1900 पॉली हाउस 100 वर्ग मीटर के किसानों के यहाँ लगने हैं, जो कि 80% अनुदान पे होगा। जो किसान की जो भी धनराशि होगी वो अनुश्रवण समिति के पहले खाते में जमा होगी और फिर आपकी किसान के यहाँ जो है कार्य किया जाएगा और उस तत्पश्चात जो है संबंधित फर्म को जो है भुगतान किया जाएगा। योजना क्लस्टर बेस योजना है। साथ ही किसान के आवेदन करने के पश्चात प्रति वर्ग मीटर 340 रुपये के हिसाब से 340 रुपये पे 80% अनुदान। कहने का मतलब ये है प्रति वर्ग मीटर 272 रुपया जो है प्लांटिंग मटेरियल में भी संबंधित किसान को अनुदान दिया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ चुके हैं और आपको जानकारी दे दें कि बीते 1 जून को अंकिता के मां बाप ने केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून से पहले केस के विशेष अभियोजक जितेंद्र रावत को इस आधार पर केस की पैरवी से हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को ज्ञापन दिया था, जिसमें जितेंद्र रावत पर आरोपियों से साठगांठ कर अंकिता केस को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मांग पूरी न होने की वजह से अंकिता के मां बाप आज से जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी में धरने पर बैठ गए, जिससे अगली सुनवाई यानी कि 9 जून यानी कि आज किसी दूसरे लोग अभियोजक की तरफ से अंकिता केस में गवाहों के बयान ईमानदारी से दर्ज किए जा सके, साथ ही अंकिता को न्याय मिल सके और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो सके। करने पहुंचे थे सर, क्या मामला रहा होगा, किस तरह समाधान किया जाए इसका? एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और अंकिता के माता पिता दोनों आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक लेटर कुछ समय पूर्व दिया था, जिसमें उन्होंने हमारे जो सरकारी वकील हैं उनकी कॉन्डक्ट को लेकर कुछ शिकायत की थी। उसमें SDM स्तर से एक जांच रिपोर्ट मंगवाई गई और शासन ने आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित की। देवभूमि में धामी सरकार के निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में उधम सिंह नगर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी खुद को अतिक्रमणकारियों का सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने में जुटा हुआ है। दरअसल जिले में अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाओं वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था, लेकिन बाद में प्रशासन का बुलडोजर सरकारी विभागों की जमीनों पर बने अवैध निर्माणों पर भी गरजने लगा। किच्चा, गदरपुर, जसपुर, खतीमा, सितारगंज सहित अनेक शहरों में सरकारी भूमि में बने अवैध निर्माणों को प्रशासन ने हटा दिया है। हालत यह है कि अकेले सिंचाई विभाग ने ही 5000 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस इस अभियान के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ हजारों लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे चुके हैं। तो वही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर पुरानी बसावट को नहीं हटाया जाएगा और लोगों को सिंचाई विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिसों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल देवभूमि में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। बता दें कि सीएम धामी साफ साफ कह चुके हैं कि देवभूमि में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की ज़रूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं, 40-50 साल, 60 साल, 100 साल से, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार के कब्जेधारियों को सिंचाई विभाग की नहरों पर जिनके कब्जे हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नोटिस आ गए हैं, घबराइए मत। यहाँ के रहने वाले लोगों को अब अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और वो भी 20 साल बाद याद आ रही है। आपने देखा होगा किच्छा टूटा, रुद्रपुर टूटा, लाल कुआं टूटा, गुलर भोज टूटा, जसपुर टूटा, विकासनगर टूटा, जगह जगह हो रहा है ये। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को बचाना चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। अब आप पंतनगर को भी नोटिस दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये लड़ाई हमने शुरू की। जोशीमठ में भूधसाव वाले क्षेत्र से विस्थापित लोगों के राहत पुनर्वास के लिए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से गुरुवार को उत्तराखंड राज्य आपदा सहित आपको भी जानकारी दे दें कि राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री कल्पेश आवासिया ने भेंट कर 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की सहायता के लिए इस सहयोग राशि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चिन्हित 4 वाइब्रेंट विलेज माणा, नीति और मलारी और गुंजी में स्थापना विकास से संबंधित अनेक कार्य किए जाने हैं और इसके लिए भी उन्होंने SBI से सहयोग की अपेक्षा की है। तो वहीं भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली मंडल के मुख्य महाप्रबंधक श्री कल्पेश आवासिया ने कहा कि SBI सामाजिक जिम्मेदारियों के अंतर्गत समाज में जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए समय समय पर समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहयोग प्रदान करता रहता है। देवभूमि उत्तराखंड में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने सभी विभागों को पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि ACS ने राज्य सरकार के सभी विभागों को सितंबर माह तक 50% व्यय के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीगत परिव्यय की नियमित समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में पूंजीगत परिव्यय की समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, पुलिस और कारागार विभाग के पूंजी परिव्यय और पूंजीगत योजनाओं को यहाँ पर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही ACS ने विभिन्न विभागों में केंद्र पोषित योजनाओं यानी कि CSS, EAP और नाबार्ड पोषित योजनाओं के पूंजीगत परिव्यय की भी समीक्षा इस दौरान की है। ACS ने सचिव वित्त को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों का अपने बजट प्रावधान के सापेक्ष 0% जारी राशि और परिव्यय रहेगा, ACS ने सभी विभागों को अपने रिलीज बजट और परिव्यय का प्रतिमाह का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने के यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार 2 नए शहर बसाने की तैयारी में है। काशीपुर व डोईवाला के निकट 2 नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्व सुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पर दे दिया है, जिस पर सहमति जताते हुए दोनों स्थानों का निरीक्षण करने जल्द ही केंद्र की टीम आएगी। राज्य ने इन शहरों का 1100 करोड़ का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि धामी सरकार इसे लेकर योजना भी बना रही है। ये दोनों शहर पूरी तरह से विकसित होंगे, जिन्हें प्लानिंग के तहत स्थापित किया जाना है। इसे लेकर क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों से चल रही है। ऐसे में श्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को और बेहतर करने में जुटा हुआ है।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ में दर्शन करने आए तीर्थयात्रियों की तरफ से लगभग 45 दिनों की यात्रा में अब तक 8 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआती 20 से 25 दिनों में खराब मौसम, बारिश व बर्फबारी रही। इसके बाद राज्य सरकार व जिला प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इनमें शौचालय, पेयजल, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विकट परिस्थितियों में मेहनत भी की जा रही है। साथ ही सभी कार्मिकों की तरफ से जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है, जिसके बाद सभी कर्मियों को दूर यहां पर किया जा रहा है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जिहादियों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 2 जिहादियों ने हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का यहां पर प्रयास किया। लगातार ये जिहादी एक के बाद एक मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर या तो भगा ले जाते हैं या फिर हिंदू बंद मासूम लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसी एक घटना के कारण चमोली में हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर यहाँ पर जन जागरूकता रैली निकाली है और जिहादियों का पुतला भी इस दौरान फूका गया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों जिहादियों के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में धारा 363 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर दोनों जिहादियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। कल तक वो गिरफ्तार नहीं होता है। आज थाना कर्णप्रयाग में गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके जो ये 2 अभियुक्त थे, गुलजार उर्फ नितिन पुत्र मोइनुद्दीन और दूसरा असलम पुत्र समयदीन, इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मैं स्थानीय लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बच्ची माइनर है, तो इसमें जो भी सख्त कार्रवाई हुई वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में आग का कहर देखने को मिला है। मां मनसा देवी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजाजी टाइगर रिजर्व में अग्निकांड की घटना सामने आई है। यह अग्निकांड भीषण गर्मी के कारण हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस अग्निकांड पर हालांकि काबू पा लिया था। बता दें कि अक्सर गर्मी का सीजन शुरू होते ही देवभूमि के जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन और फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि देवभूमि के जंगलों में आगजनी की घटनाएं कभी भी सामने आ जाती है, जिसके लिए प्रशासन और फायर ब्रिगेड हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए, गर्मियों के महीने में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और गर्मियों के महीने में ऐसी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं इनकी सूचनाएं मिलती रहती हैं, इनकी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जो वहाँ के आसपास क्षेत्र हैं जहाँ पे पब्लिक रह रही है, उनसे अपील यही है कि थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी कोई जलती हुई किसी चीज़ को घास के या सूखी घास के ढेरों के आसपास ना ले जाएं। मार्चेस है जलती हुई, उसको पूरा बुझाकर ही डस्टबिन में फेंकें और कहीं पर भी ऐसे सूखे ढेर हैं तो अगर आसपास हैं तो उनकी सफाई अवश्य करें। किस तरह का एरिया है मैम ये पूरा? किस तरह का? जंगली जानवर भी हैं, रिहायशी भी है? एरिया आपके पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे श्रबरी है, फॉरेस्ट है और जंगली जानवर भी वहाँ पर काफ़ी आवागमन रहता है। तो सभी की सेफ्टी के लिए एक अपील है कि सभी सुरक्षित रहें और जो भी नियम हैं फॉरेस्ट के, हमारे पुलिस के, सभी का पालन करें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ दिन पहले आंधी तूफान के चलते आपको जानकारी दे दें कि हल्द्वानी रामपुर रोड में कार के ऊपर पेड़ गिर जाने से एक अधिवक्ता की मौत हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम वंदना सिंह ने अधिकारियों को ऐसे पेड़ चिन्हित कर तुरंत काटे जाने के निर्देश दिए थे, जो दुर्घटना का लगातार कारण बन रहे हैं।
तो वहीं अब ऐसे पेड़ों को काटे जाने का काम तेजी के साथ चालू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ऐसे पेड़ों के चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पहले चरण में रामपुर रोड के दोनों ओर स्थित ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। इसके बाद बरेली रोड और 3 पानी बाईपास के पास के पेड़ों को काटा जाएगा। आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों जब आंधी आई थी तो एक मृत्यु पेड़ गिरने से कार के ऊपर पेड़ गिर गया था और एक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैम ने इसमें तत्काल जो भी पेड़ गिरने की स्थिति में है उनका चिन्हित करते हुए कटाने के लिए इसमें आदेशित किया था। तो इसमें जो हमारा रामपुर रोड है उस पर छपान का कार्य पूरा हो गया है। दोनों साइड के पेड़ चिन्हित हो गए हैं कि कौन कौन से खतरनाक पेड़ हैं, इनका काटा जाना आवश्यक है। उनके कटने की प्रक्रिया इसमें वर्तमान में प्रारंभ हो चुकी है। और कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ जहाँ पेड़ कटाना? देखिए, रामपुर रोड और इसके बाद 3 पानी बरेली रोड, इन दोनों जगह पर पेड़ चिन्हित हो चुके हैं जिनकी कटने की प्रक्रिया अभी चल रही है वर्तमान में। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर किच्चा से है, जहां धामी सरकार की सख्ती के चलते अब सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। बता दें कि किच्चा में सरकारी भूमि पर बनी मजार को खुद संचालक तोड़ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा रही है। अदालत के बाद धामी सरकार अब तक राज्य में 250 से अधिक अवैध मजारों को हटा चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकारी नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सरकार की सख्ती के चलते अब बहुत से स्थानों पर तो खुद ही अतिक्रमणकारी ही अवैध निर्माणों को तोड़ने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही किच्चा के बैनी मजार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मजार संचालक खुद मजार को तोड़वा रहा है। तो वहीं इस मामले में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और रेलवे विभाग की तरफ से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, जो नोटिस जारी हुए हैं, जो किसी विभाग की ज़मीन पर बिना किसी वैध कागजों के अतिक्रमण किया गया है, निश्चित तौर से विभाग इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा और रेलवे के द्वारा नोटिस दिए गए हैं। उसमें अतिक्रमण अभियान चलाया गया और हटाया भी गया है। इसके साथ ही कतिपय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद भी लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अभियान चला था वो अभी पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अभियान पे चला है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में माननीय न्यायालयों के आदेश भी हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई मामले में निर्देशित किया है। उसके क्रम में भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के लालकुआ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि लालकुआ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग और अतिक्रमण की सूची से बाहर किए जाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजस्व गांव बनाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात रहा। बता दें कि ग्रामीण यहाँ बिंदुखत्ता स्थित एक निजी स्कूल में एकत्रित हुए हजारों लोगों ने एक ही सुर में राज्य सरकार से जल्द यहाँ पर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने लालकुआ तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला, जिसके बाद तहसील पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि बिंदुखत्ता के लोग पिछले लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं। साथ ही बिंदुखत्ता में अधिकतर निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की लगातार मांग उठाई। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी में एक फिर बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। बता दें कि मसूरी में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस के ब्रेक फेल हो गए हैं, जिसके बाद बस में बैठे यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो साथ ही यात्री डर भी गए। तो वहीं बस ड्राइवर के सूझबूझ से बस में है कि शाम के समय मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी। तो वहीं 200 मीटर आगे जाकर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी। और आपको ये भी बता दें कि बस में बैठे लोग इस दौरान बाल बाल बच गए। बस में बैठे यात्रियों ने कहा कि उत्तराखंड रोडवेज की बस का हाल बेहाल है। पहाड़ों में भी खटारा बस संचालित की जा रही है।
हिल डिपो में परिचालक। और अभी मसूरी से देहरादून के लिए बस निकल रही थी, पूरी 40 सीटर, मतलब 40 थी पूरी फुल। और जैसे ही बस थोड़ा सा मसूरी से 100-200 मीटर नीचे आई और एकदम से जो है पैडल, मतलब प्रेशर पूरा लूज हुआ, पैडल पूरा नीचे चले गया गाड़ी का अचानक से। तो ड्राइवर ने जो है गाड़ी को पहाड़ की तरफ में बचाने के लिए जो है, पहाड़ वाली साइड पे ही थी गाड़ी और पहाड़ की तरफ में लगा दी गाड़ी रोकने के लिए। रोकने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा जो है एक स्लोप जैसी चीज़ में चढ़ाई, तब जाके गाड़ी रुकी है। तो आप लोग बाल बचे आज। थैंक यू गॉड, हम तो शुक्रिया करने के परमात्मा ने हमारे को आज बचा लिया। सरकार को चाहिए इनकी हालत सही करने के लिए। जब आप टैक्स पे कर रहे हो, हर एक चीज़ में कह रहे हो कि हमारा ये है सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इनको सरकार को भी देखना चाहिए यहाँ पर आकर इनका सिस्टम कैसे है। बिल्कुल, मैं ऐसी बस में था और तीसरे नंबर सीट पर मैं बैठा था। अचानक से की बस का अनबैलेंस हुआ तो सीधा इस साइड मारना टकरा। अगर यहाँ पर ना ये साइड होती तो हम लोग आज सीधा नीचे जाते और हमारे साथ और भी गाड़ी जो आ रही थी वो जाती। तो कुछ लोगों को मना, ये रास्ता इधर मेरे को मिल गया तो हम लोग बचाव हो गया। लेकिन इसकी कारण ये बताता हूँ, जो गाड़ी है ना, पुरानी गाड़ी की वजह से मेन हो रहा है। अगर नई गाड़ी हो तो कंट्रोल हो जाती है, पुरानी गाड़ी कहाँ तक कंट्रोल होगी। टैक्स लेते हर चीज़ का आप यहाँ पर हर चीज़ का पैसा, इतना पैसा यहाँ पर लूट मचाई रखी है, लेकिन किसी चीज़ को पैसा नहीं लग रहा। फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रशासन से ये कहूँगा, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो लगाओ भी। अगर आपने कमाना है ना, हमसे कमाना है, हम टूरिस्ट लोग हैं, हम लोग बार बार नहीं आएंगे। एक बार आएंगे, अगर ऐसा रहोगे तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। 2-4 साल की बात है, उसके बाद अपने आप फिर खाली हो जाएगा, फिर क्या करोगे। ठीक है। उत्तराखंड के मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने मसूरी नगर पालिका परिषद का औचक निरीक्षण किया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम मसूरी ने नगर पालिका में मौजूद कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को भी तलब यहां पर किया, जिसमें पाया गया कि कई कर्मचारी नगर पालिका में मौजूद ही नहीं है और कई लोग अपने कार्यालय से लापता है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कर्मचारियों की लिस्ट और उनकी उपस्थिति को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश यहां पर दिए। साथ ही एसडीएम ने यह भी कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि नगर पालिका परिषद में कर्मचारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं रहते हैं और ज्यादातर लोग अनुपस्थित रहते हैं। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसे लेकर ये कार्यवाही की गई है। एसडीएम नंदन कुमार ने कहा कि नगर पालिका में कर्मचारियों की तरफ से कार्य में की जा रही लापरवाही और अनुपस्थिति को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया है। तो वहीं सभी अनुपस्थित कर्मचारियों की लिस्ट को तैयार करने के यहाँ पर निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं और उच्च अधिकारियों को उन पर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मसूरी नगर पालिका में कूड़ा निस्तारण को लेकर भी लगातार शिकायत सामने आ रही थी, जिसको लेकर तहसीलदार को निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने स्तर से नगर पालिका में कूड़े के निस्तारण और उनके साथ लगी संस्थाओं के कार्यों का मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रिपोर्ट तैयार करने के यहाँ पर दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो है आज औचक निरीक्षण किया गया है। जितनी भी रेंटल बाइक के लाइसेंस लिए गए थे उनका आज निरीक्षण किया गया और उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। इन्होंने लाइसेंस के ज़्यादा यहाँ पर जो है पार्किंग की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जगह पर ये भी पाया गया है कि उनके लाइसेंस में जो इनके ऑफिस है वो वहाँ पर संचालित नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनके लाइसेंस जो है निरस्त किए जाएंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।